हमारे यहाँ न्याय के सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमारे संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं। हमारे यहाँ क्योंकि संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और इसके अंतर्गत संघ तथा राज्य सरकारों के बीच अधिकारों का विभाजन होता है और इस विभाजन की रक्षा के लिए एक निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका का होना जरूरी है, जो संविधान की व्याख्या करे तथा अधिकार विभाजन की रक्षा करे। इस उद्देश्य से भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है। उच्चतम न्यायालय यह कार्य निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होकर कर सके और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का उसके कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं हो, इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, जिनमें से पहला प्रावधान है न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस संबंध में यह हमारे संविधान में प्रावधान है कि जब राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा तो वह जिन न्यायाधीशों से चाहे उनसे परामर्श ले सकता है, किंतु उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से का परामर्श जरूरी है। इस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संसद के हाथ में भी नहीं है, ना प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथ में, और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति कर बहुत कुछ हद तक उनकी स्वतंत्रता को कायम रखने का प्रयास किया गया है। कार्यकाल की सुरक्षा। न्यायपालिका की निष्पक्षता की ये जरूरी है कि न्यायाधीशों का उनको कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त हो। हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने पर 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकते हैं। इस अवधि में उन्हें केवल पदच्युत किया जा सकता है, लेकिन पदच्युत करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है। संसद के दोनों सदन के सदस्य अपने बहुमत और 2/3 उपस्थित सदस्यों के बहुमत और 2/3 बहुमत से ही राष्ट्रपति से प्रार्थना करके न्यायाधीश को कदाचार आदि कारण से हटा सकते हैं। तो न्यायाधीशों के कार्यकाल में संसद के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता और उनको हटाने की जो ये जटिल प्रक्रिया है उसके द्वारा न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा की गई है, जिससे न्यायाधीश निष्पक्ष रहकर कार्य कर सकें। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए तीसरा है कि हमारे यहाँ न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन और भत्ते दिए गए हैं। न्यायाधीशों को जो वेतन, भत्ते और पेंशन सेवा आदि की जो शर्तें हैं उसमें राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से ही नियम बनाने का अधिकार है। उनका जो वेतन है वो संचित निधि से दिया जाता है। संवैधानिक संरक्षण। न्यायाधीशों को संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। संसद और राज्य के विधानमंडल में उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के ऐसे कार्यों पर वाद विवाद नहीं किया जा सकता जिसे उसने अपने कर्तव्य निर्वहन में किया हो, और इस तरह से न्यायपालिका के न्यायाधीशों के द्वारा न्याय करते समय जो निर्णय दिए जाते हैं उसके बारे में संसद और विधानमंडलों में कोई वाद विवाद नहीं किया जा सकता। इस तरह का संवैधानिक संरक्षण न्यायाधीशों को प्रदान किया गया है, जिससे वो कार्य निष्पक्ष होकर कर सकें। तीसरा है, इसके बाद नेक्स्ट है कि हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्ति के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। यह इसलिए किया गया जिससे कि न्यायाधीश अपने कर्तव्य पालन के समय किसी भी व्यक्ति के प्रति पक्षपात होने की
बाध्यता से मुक्त रहें। लेकिन इसका यह है कि संविधान विशेष प्रकार के कार्य के संपादन के लिए उनकी नियुक्ति की अनुमति देता है। कार्यवाही के संचालन हेतु नियम बनाने का अधिकार। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता बनी रहे, इसके लिए यह प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने कार्यप्रणाली के संबंध में नियम बना सकता है, लेकिन उसके नियम संसद द्वारा निर्मित विधि के अंतर्गत होने चाहिए तथा इन पर राष्ट्रपति का अनुमोदन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इसके निर्णय या आदेश भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायाधीशों को मान्य होते हैं। इन सब प्रावधानों के द्वारा हमारे द्वारा न्यायाधीशों की प्रक्रिया की स्वतंत्रता को बनाए रखने का कार्य किया गया है, जिससे वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के हस्तक्षेप से मुक्त होकर अपना कार्य निष्पक्ष रूप से कर सकें। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन। भारत में अमेरिका की तरह न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन से अभिप्राय है कि न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की इस आधार पर जांच की जा सके कि वो उनके द्वारा बनाए गए जो कानून हैं, जो प्रशासनिक नीतियां हैं, वो संविधान के अनुकूल है या नहीं। यदि वे संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करती हैं तो ऐसे कानून व कार्यों को न्यायपालिका के द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है और इसको न्यायिक पुनरावलोकन कहता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है न्यायालय की उस शक्ति से जो वो अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लागू होने वाले व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधानिकता और उन कानूनों को लागू करने के संबंध में अपना निर्णय देते हैं, जिन्हें वे संविधान के प्रतिकूल होने पर अवैध घोषित कर सकते हैं। हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन का जो इतिहास है वो 200 वर्ष पुराना है। अमेरिका के बाद भारत और जापान आदि देशों में न्यायिक पुनरावलोकन को लिया गया है। हम यदि भारतीय संविधान को देखें तो भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत का कोई वर्णन नहीं मिलता है। न्यायिक पुनरावलोकन, लेकिन हमारे यहाँ संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के लिए जो 3 आवश्यक शर्तें वो हैं, यहाँ लिखित तथा कठोर संविधान है, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्ति विभाजन है और मौलिक अधिकार की व्यवस्था है। ये जो 3 व्यवस्थाएं, इनके कारण संविधान की रक्षा के लिए ज़रूरी है और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए और संघात्मक व्यवस्था के लिए कि न्यायपालिका के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का प्रयोग किया जाए। और यदि व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कोई कानून और कार्यपालिका के द्वारा किए गए कोई प्रशासनिक कार्य यदि संघात्मक व्यवस्था का, लिखित संविधान का और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय इस आधार पर उन कार्यों को तथा कानूनों को अवैधानिक घोषित कर सकता है। हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन के मुख्य ये आधार हैं। पहला है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी कानून द्वारा राज्य मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा तो उस कानून को अवैध घोषित किया जा सकता है।
संविधान के अनुच्छेद 32 द्वारा अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक संवैधानिक उपचार प्राप्त कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्यपालिका और संसद के द्वारा निर्मित कानूनों का पुनरावलोकन कर सकता है। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन का अधिकार एकमात्र केंद्रीय संसद को प्रदान नहीं किया गया है, अपितु राज्यों की विधानसभाओं को भी कुछ विशेष प्रावधानों में भूमिका प्रदान की गई है। यदि कोई संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अनुसार नहीं होता तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार ऐसे मामलों में जहां संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित है, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अतः यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक मामलों पर निर्णय देने का अधिकार है। इन सब प्रावधानों के आधार पर यह माना जाता है कि भारतीय न्यायपालिका को भी अमेरिकी न्यायपालिका के समान पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सारे मामलों में, कानूनी विवादों में ऐसे फैसले दिए हैं जिनमें न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत का प्रयोग किया गया है, जैसे कि गोपालम बनाम मद्रास राज्य है, इब्राहिम वजीर बनाम बम्बई राज्य है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य है और केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 25वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 3 का दूसरे भाग को अवैध घोषित किया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की सीमाएं। भारत संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्रदान किया गया है, लेकिन फिर भी भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है जितना कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि भारत का संविधान लिखित और विस्तृत संविधान है। भारत का संविधान विस्तृत होने के कारण यहाँ पर संघ और राज्यों के मध्य कानून निर्माण की शक्ति का विभाजन पर्याप्त विस्तार के साथ किया गया है। साथ में ही संघ और राज्यों के मध्य यदि कभी संघर्ष की स्थिति आती है तो उस स्थिति को कैसे दूर किया जा सकता है। दोनों के मध्य समान विषयों के संदर्भ में समवर्ती सूची की व्यवस्था की गई है और अपशिष्ट विषय केंद्र को दिए गए हैं। इन विस्तृत उपबंधों के कारण हमारे यहाँ केंद्र और राज्य के मध्य मतभेद अमेरिका की तुलना में कम होते हैं। दूसरा कारण है कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों के ऊपर जो प्रतिबंध हैं उनका भी हमारे संविधान में ही उल्लेख किया गया है कि मौलिक अधिकारों के ऊपर आपातकालीन स्थिति में या सामान्य स्थिति में क्या क्या प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसका संविधान में विस्तृत रूप से प्रयोग किया गया है। इसलिए हमारे यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र इस वजह से सीमित हो गया है। तीसरा है, भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून की उचित प्रक्रिया को अपनाया गया है। इस कारण अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है वो असीमित है, लेकिन भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। और इसका तात्पर्य यह है कि हम इस आधार पर जांच नहीं कर सकते कि कानून की प्रक्रिया उचित थी या नहीं। हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय हमारे द्वारा यही जांच की जाएगी कि जो कानून है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत अपनाया गया या नहीं। अर्थात भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघ या राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्मित किसी कानून को
अवैधानिक तभी घोषित कर सकता है जबकि संबंधित व्यवस्थापका ने इस कानून निर्माण करने में अपनी कानून निर्माण की क्षमता का उल्लंघन किया हो। भारत का सर्वोच्च न्यायालय यह निश्चित करने में कि यह कानून संवैधानिक है या नहीं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को या उचित अनुचित की अपनी धारणाओं को लागू नहीं कर सकता। तो विस्तृत संविधान के कारण मौलिक अधिकार, क्योंकि हमारे यहाँ निरपेक्ष नहीं है, इनके साथ प्रतिबंधों का संविधान में ही उल्लंघन है, और कानून की उचित प्रक्रिया के स्थान पर हमारे यहाँ कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। इन सब कारणों से हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की जो न्याय पुनरावलोकन की शक्ति है उस पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की जो सीमाएं हैं वो, उसका तात्पर्य है कि वह न्यायालय की स्वतंत्रता या संविधान की भावना के अतिरिक्त वो किसी अन्य आधार पर, संविधान के अनुकूल होने के विपरीत नहीं है, इस आधार पर किसी भी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकते। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना। हमारे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रारंभ संविधान निर्माण के बाद से ही कर दिया गया। हमारे सामान्य तौर पर हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति का प्रयोग बहुत विवेकपूर्ण ढंग से करा है, और बहुत सी बार इसने संविधान के ढांचे को बनाए रखने में और मौलिक अधिकारों को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी सर्वोच्च न्यायालय की इस न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की कुछ आधारों पर आलोचना की जाती है। इसमें पहली आलोचना इस आधार पर की जाती है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने अनुदारवादी शक्ति के रूप में कार्य किया है। हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिकों की रक्षा के लिए कार्य किया है। हमारे यहाँ संविधान लागू होने के बाद प्रथम संशोधन, द्वितीय संशोधन, चतुर्थ संशोधन आदि के द्वारा भूमि सुधार कानूनों को पारित किया गया, और इनके द्वारा संपत्ति संबंधी जो हमारा अधिकार है इस पर प्रतिबंध लगाने का कार्य किया गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भूमि सुधार जो कानून थे उनको अवैध घोषित कर दिया गया संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए। हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि 1950-51 में जमींदारी और जागीरदारी उन्मूलन के लिए पारित भूमि सुधार कानूनों को अवैध घोषित किया गया। सोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के शासन द्वारा अधिग्रहण को अवैध ठहराया गया। इसी तरह से केरल राज्य संबंधी विवाद में केरल के कृषि संबंधी अधिनियमों को अवैध घोषित किया गया, और जो ये भूमि सुधार से संबंधित या सामान्य लोगों की अच्छे जीवन के लिए जो कानून बनाए गए थे हमारी व्यवस्थापिका के द्वारा, उनको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जब अवैध घोषित किया गया तो उस पर ये लगाया गया कि सर्वोच्च न्यायालय अनुदारवादी है और वो प्रगतिशील कानूनों के विरोध में है। गोलकनाथ विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संसद ऐसा कोई अधिनियम पारित नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो या सीमित करता हो, और उनके इसी उस पर यह कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय किसी विशेष वर्ग के हितों का संरक्षण करने के लिए है, और इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना की गई कि यह लोक कल्याणकारी राज्य में न्यायपालिका से ये आशा की जाती है कि वह राज्य को जन कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने में सहायक होगी। लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इन निर्णयों के आधार पर इस लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक बनने का कार्य किया है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय की इस आधार पर आलोचना की जाती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का इसके पीछे मुख्य लक्ष्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना था। सर्वोच्च न्यायालय की दूसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपने पूर्व के निर्णयों में परिवर्तन किया गया। हम यदि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो विवाद आए हैं, जो उनमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया गया है,
उनके संबंध में यह आलोचना की जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न विवादों के संबंध में अपने जो पूर्व में जो निर्णय दिए गए उनको वो परिवर्तित करता रहा है, जिसके कारण संवैधानिक कानून के संबंध में भ्रांतियाँ उत्पन्न हुई है। पहले उसने उनको सही ठहराया, बाद में गलत ठहराया, और इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की निर्णयों की आलोचना की गई कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को वैधानिक दृष्टि से यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपने निर्णयों को, लेकिन यह कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वे अपने निर्णयों को पर पुनर्विचार कर उनमें परिवर्तन कर सके। हम इस तरह के कुछ उदाहरण ले सकते हैं। 1952 में शंकरी प्रसाद और 1965 में सज्जन सिंह के मामले में, पहले में शंकरी प्रसाद में सर्वसम्मति से और दूसरे में बहुमत के निर्णय से सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को माना कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। लेकिन 1967 में गोलकनाथ विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस पूर्व निर्णय को बदलते हुए ये कहा कि संसद को संविधान के भाग 3 में के किसी भी उपबंध में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो पूर्ववर्ती निर्णय में मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने की बात कि संसद परिवर्तन कर सकती है, ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था। लेकिन गोलकनाथ विवाद में उन्होंने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों के किसी भी उपबंध में कोई संशोधन नहीं कर सकती है। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण दे सकते हैं। 1969 में गुजरात राज्य बनाम शांतिलाल मंगलदास के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान के चतुर्थ संशोधन के बाद क्षतिपूर्ति पर्याप्त है या नहीं, इस पर विचार करना न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है। लेकिन जब बैंक राष्ट्रीयकरण का अधिनियम आया तो इसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसे इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया कि इसमें जो क्षतिपूर्ति है वो पर्याप्त नहीं है। तो इसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को परिवर्तित करा। तीसरा उदाहरण हम ले सकते हैं। 1965 में उस्मान अली खान सागरमल के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि देशी रियासतों का भारतीय संघ में जो विलय है वो राजनीतिक है, ना कि वैधानिक है, और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस संबंध में कोई इसके दायित्व के संबंध में न्यायालय द्वारा कोई मामला दायर नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रीवी पर्स के मामले में उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में इस तरह के न्यायालयों को मामलों को चुनौती दी गई, तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती आदेश को अवैध घोषित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की तीसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि अपनी इस शक्ति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपनी संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण किया गया है। आलोचकों का कहना है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय राजनीतिक व्यवस्था में वह भूमिका अदा करना चाहता है जो कि संविधान निर्माता उसे देना नहीं चाहते थे। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन उस तरह विस्तृत नहीं है जैसे कि अमेरिका में है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अपनी सीमा है। कभी कभी न्यायालय के द्वारा इन सीमाओं का उल्लंघन किया गया है, जैसे कि गोलकनाथ विवाद और इस आधार पर यह कहा गया कि अपने कुछ निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति पर संविधान द्वारा अपनाई गई सीमाओं का अतिक्रमण किया है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की चौथी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि न्यायिक पुनरावलोकन के कारण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता रहती है। न्यायिक पुनरावलोकन के कारण जो भी सरकार है उसे सदैव या संसद है उसको सदैव इस बात का डर रहता है कि उसके द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे या कार्यपालिका के द्वारा जो प्रशासनिक निर्णय लिए जाएंगे उसे न्यायपालिका के द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना रहता है। न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना करते हुए कहा गया है कि न्यायपालिका के द्वारा अपने आप को कानूनी प्रश्नों तक सीमित रखा जाना चाहिए और व्यवस्थापका या कार्यपालिका के द्वारा राजनीतिक तथा आर्थिक मामलों पर
जो कार्य किए जाते हैं उन पर उसे कोई निर्णय देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन आर्थिक और राजनीतिक प्रश्न को हम न्यायपालिका के क्षेत्र से बाहर नहीं रह सकते। न्यायपालिका की 5वीं आलोचना इस आधार पर की जाती है कि संसद और न्यायपालिका के मध्य संघर्ष की स्थिति आई है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के कारण जब संसद के द्वारा निर्मित कानूनों को न्यायपालिका के द्वारा अवैध घोषित किया गया तो संसद और न्यायपालिका के मध्य संघर्ष की स्थिति आई है, क्योंकि ये प्रश्न चिन्ह हमेशा उठा है कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि संस्था अर्थात संसद को न्यायपालिका की तुलना में ज़्यादा शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा ये कहा गया कि कानून निर्माण का कार्य संसद का कार्य है और न्यायपालिका उसको अवैध घोषित कर उसकी शक्तियों को सीमित करने का प्रयास कर रही है। या कभी कभी जब संसद ने या कार्यपालिका ने आर्थिक और सामाजिक हित के लिए कोई कार्य करने चाहे और उन कानूनों को जब न्यायपालिका के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया तो उस समय संसद और न्यायपालिका के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जो कि राजनीतिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। इन सभी आधार पर भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के जो अधिकार है न्यायपालिका का, उसकी आलोचना की जाती है। यद्यपि इन विभिन्न आधारों के आधार पर न्यायपालिका की आलोचना की जाती है, लेकिन यह एक अतिशयोक्ति है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व भारत में संविधान लागू होने के बाद से लेकर अभी तक बना हुआ है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, संघात्मक शासन व्यवस्था है और संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण यह आवश्यक है कि न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार होना चाहिए, जिससे वो संघ और राज्य सरकारों के अधिकारों की रक्षा कर सके। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति आवश्यक है। और हमारे यहाँ भारत में क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सीमित है, इसलिए यह उचित है और संविधान की रक्षा के लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का अभी भी महत्व बना हुआ है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो ये आलोचना की गई है ये भ्रमपूर्ण है और उचित नहीं है। ये कहा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जरूरी है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए और संघात्मक व्यवस्था की रक्षा के लिए और संविधान के ढांचे की रक्षा के लिए।